Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8. Our next and last topic is India's stand on environmental issues. यानी जो इंडिया की स्थिति है, यानी इंडिया ने इन्वायरमेंट इश्यूज के लिए आज तक क्या किया है। तो सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल साइन इन 1997 एंड रेटिफाइड इन 2002। तो मैंने जब आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि अगस्त 2002 के अंदर इंडिया ने उसको साइन किया था। वैसे तो इंडिया ने इसको क्या है, जब इसकी मीटिंग हुई थी 1997 के अंदर तो उसको मान लिया था, साइन कर लिया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। कहा गया था कि वो इसकी कंडीशन से क्या है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए उसको अगस्त 2002 के अंदर ही रेटिफाइड किया गया था। तो कंप्लीटली अगर साइन की पूछा जाए कि इंडिया ने साइन, तो वो अगस्त 2002 है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो बातें कही गई थी उसको 2002 के अंदर, अगस्त 2002 के उन कंडीशन के ऊपर क्या है, इंडिया ने उसमें अपनी सहमति दायर की। नेक्स्ट है इंडिया स्टैंड इन G8 मीटिंग इन द जून 2005। 2005 के अंदर क्या है, G8 कंट्री जो ग्रेट कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, इनके बारे में आपको पहले भी बताया गया था। चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। तो उनका जो सम्मेलन हुआ उसके अंदर मतलब इंडिया ने अपनी बात रखी थी कि क्या है, जो डेवलपिंग कंट्री है यानी जो विकासशील देश हैं वो क्या कर रहे हैं, किसके मुकाबले, जो डेवलप्ड कंट्री है उनके मुकाबले ग्रीन हाउसेज गैसेज का यूज जो है बिल्कुल नामात्र का कर रहे हैं, बिल्कुल कम कर रहे हैं। तो इसलिए जो जिम्मेवारी क्या है डेवलपमेंट कंट्रीज को दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए, इन कंट्रीज के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2005 के अंदर ये रखा गया था। तो भारत ने भी जितने भी एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन को लेकर के जितने भी वर्ल्ड लेवल पर हुए उन सभी के अंदर अपनी यही बात रखी, और यही था कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को क्या है, जब 2005 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया क्योटो प्रोटोकॉल को, तो उसके अंदर क्या है, इंडिया, ब्राज़ील और चीन को क्या है, छूट दी गई थी। तो ये बात इंडिया ने रखी थी। क्यों रखी थी, इसके अंदर एक पॉइंट्स भी आएगा, आगे बताएंगे। वो कार्बन एमिनेशन इश्यूज का है, यानी कार्बन को उत्सर्जन इंडिया कितना करता है उसके बारे में। तो ये तो थे, एक UNFCCC का भी डाल सकते हो, जिसके अंदर भी क्या है, इंडिया ने क्या है अपना योगदान दिया। उसमें कहा था कि इंडिया क्या है, कार्बन का यूज़ काफ़ी कम करता है। तो ये तो थे 2 इश्यूज। तो आप इसके आगे अगर ये जो 4 पॉइंट है, लास्ट वाली ये 4 पॉइंट्स है, इनको आप क्या कर सकते हो, ये उनके अंदर है जिनको क्या है इंडिया ने इम्प्लीमेंट में लाया था, यानी ये वो क्या स्टेप्स है जिनको इंडिया ने टेक किया था, इंडियन गवर्नमेंट्स ने टेक किया था। तो कई बार इनको अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, कई बार इकट्ठा भी पूछ लिया जाता है। तो वो क्या कहते हैं, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, यानी एक ऐसी पॉलिसी, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, जिसके अंदर क्या है, इंडिया ने मतलब ऐसे फ्यूल्स का प्रयोग करने या ऐसे इंजन्स का प्रयोग करने की बात कही गई थी, जिसके अंदर क्या है, जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूटेड कम किया जाए। जैसे अभी हाल ही के अंदर का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, ये तो पहले की गई थी कि हमारी जितनी भी बाइक्स वगैरह है ये हैं, उनके अंदर क्या है, S6 इंजन डलवाया जाएगा। यानी अप्रैल 2020 से क्या है, ये रूल्स लागू कर दिया गया। अगर S5 का कोई इंजन है तो वो क्या है, किसी भी एजेंसी के द्वारा उस व्हीकल को नहीं बेचा जाएगा। तो S6 के इंजन को, तो वो किसके लिए, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत ही है वो, यानी जिसके तहत क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और वो पोल्यूशन कम से कम करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास इन 2001। तो इंडिया ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट यानी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पास किया, और इसमें ऊर्जा को अधिक कारगर इस्तेमाल पर जोर दिया। यानी एनर्जी को भी क्या किया जाएगा, कंजर्वेटेड किया जाए। आप देखते हो 2001 के बाद ही क्या इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी का यूज ज़्यादा किया जा रहा है, यानी वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो इसी एक्ट के तहत उसको क्या है, आगे किया गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, रिन्यूएबल 2003, यानी इसमें भी क्या है, बिजली अधिनियमों के नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के इस्तेमाल को, यानी सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, उनको क्या है, जो मतलब ऐसे हैं जिनको
मतलब दोबारा से बनाया जा सकता है या दोबारा से ऑटोमेटिक जो बन जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि सोलर एनर्जी है, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह की पॉलिसीज़ को क्या है अपनाया गया। नेक्स्ट है कार्बन एमिशन बाय 2030, यानी भारत क्या है 2030 तक अपना जो कार्बन का है उसको कम रखेगा। अब कम कैसे रखेगा, जब 2002 के अंदर ये बातें हो रही थी तो इंडिया ने अपना एग्जाम्पल दिया कि आज इंडिया के अंदर 2000 के अंदर 0.9 टन पर ह्यूमन क्या है, एक आदमी क्या है 0.9 टन क्या है मतलब कार्बन निकालता है, यानी कार्बन उसके द्वारा इतनी निकाल दी जाती है। और अगर यही रेशो चलता रहा तो 2030 तक इंडिया में नॉर्मली क्या है 1.6 टन क्या है पर ह्यूमन कार्बन होगी, यानी 1.6 है तो 1.5 भी हो सकती है, वो अगर कुछ इंप्लीमेंट की गई बातें तो 1.7 भी हो सकती है, औसतन निकाली गई, एवरेज निकाली गई थी। लेकिन 2002 के अंदर ही पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये देखो 2002 की बात है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पर ह्यूमन का रेशो आता था 3.8 था, जिसमें कई कंट्री तो 5 या 6 तक भी थे, कुछ कम थे तो कुछ ज़्यादा भी थे। तो पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज था वो 3.8 टन था। तो इंडिया ने कहा कि 2030 तक भी हम क्या है जो आज की एवरेज है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है इंडिया को क्या है उसके अंदर छूट भी दी गई थी ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर कि वो अपने रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। तो ये बात, तो ये क्या है उसके इश्यूज थे या उसके द्वारा उठाए गए स्टेप्स से जो मैक्सिमम कई बार काफ़ी बार क्या है 4 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। अब कुछ मूवमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, वैसे पूछे नहीं जाते फिर भी क्या है इनके इससे रिलेटेड क्या है कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट इन ऑस्ट्रेलिया 1980, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला डैम मूवमेंट, यानी जो डैम बनाए जाते हैं, आपको पता है डैम जब बनाए जाते हैं इसके ऊपर इंडिया से रिलेटेड चैप्टर भी आएगा नर्मदा बचाओ उनके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो जो फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट बनाए जाते हैं, मूवमेंट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में किया गया था 1980 के अंदर। तो डैम जो बनाए जाते हैं वो क्या है उससे कई तरह की बायोडाइवर्सिटी हमारी खराब होती है, यानी अनेक तरह के पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, वहाँ जितनी जीव जंतु रह रहे हैं यानी जितनी बायोडाइवर्सिटी रह रही है उनको ख़त्म किया जाता है, कई गांव उजड़ जाते हैं। तो इन सब के कारण क्या है ह्यूमन बींग्स को काफ़ी नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसीलिए प्रेवलिन रिवर्स के ऊपर जो डैम बनाया जा रहा था उसको बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1980 के अंदर क्या है ये चलाया गया। इसी तरह से फिलीपींस के अंदर भी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के तहत मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें जो खनन है उसके कारण इन्वायरमेंट को, खनन मतलब कोयला वगैरह जो निकालते हैं तो उसके द्वारा भी क्या है इन्वायरमेंट को जो पोल्यूशन बढ़ रहा था, जो नुकसान हो रहा था, उसको बचाने के लिए मूवमेंट चलाया गया था। अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो नर्मदा बचाओ मूवमेंट काफ़ी फेमस आता है, जो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम की जो बात हो रही है, जो अभी इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जो हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू भी लगाया गया है, अब ये बन चुका है मतलब कम्प्लीटली, लेकिन जो सिचुएशन वहाँ पर आनी थी उसको काफ़ी हद तक कम किया गया है। तो ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट भी इंडिया के अंदर चलाया गया था। नेक्स्ट मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट में आएगा। चिपको मूवमेंट भी आपने सुना होगा, उत्तराखंड के अंदर क्या है कुछ लोग क्या है मेनली लेडीज़ का नाम दिया जाता है कि जो ठेकेदार वगैरह है वो क्या पेड़ काटने आ रहे थे तो उनको क्या है चिपक जाते हैं वो और पेड़ नहीं काटने देते। तो ये भी काफ़ी फेमस हुआ था, इसके बारे में भी उस चैप्टर के अंदर डिटेल से दिया गया है। तो इस तरह के काफ़ी मूवमेंट है जो वर्ल्ड के अंदर क्या है इन्वायरमेंटल को चलाने के लिए या इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए क्या है चलाए गए। तो इनको इन्वायरमेंटल मूवमेंट इशूज भी कहा जाता है। अब है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से रिसोर्स हैं, वैसे टॉपिक्स पहले आ चुका है, बता चुके हैं। रिसोर्स के ऊपर तो मेनली क्या है ऑयल के ऊपर और वाटर के ऊपर वर्ल्ड के अंदर क्या है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दो ही चीज़ों के ऊपर क्या है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इसमें वाटर का पहले भी बताया जा चुका है। वाटर में जैसे कि इजराइल है, सीरिया है, जॉर्डन के अंदर क्या है रिवर्स के ऊपर मतलब पानी के ऊपर 1950 से ही आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके अंदर डिस्प्यूट्स है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है सिंधु रिवर्स के ऊपर, तुर्की इराक और सीरिया के ऊपर है वहाँ की रिवर्स के ऊपर इप्रेट जो रिवर्स है। तो इस तरह के वाटर जो है उसके ऊपर भी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है जियोपॉलिटिक्स चल रही है, यानी काफ़ी कंट्रीज के अंदर जो विवाद चल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि ताकि आने वाला जो थर्ड वार होगा मेनली जो इसका रीजन बनेगा, इसका जो कारण बनेगा वो क्या होगा वाटर होगा। नेक्स्ट है ऑयल। नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल क्या है पोर्टेबल और इंडिस्पेंसिबल फ्यूल है, मतलब काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। और यह ज़्यादातर क्या है जो हमारा गल्फ एरिया है, गल्फ
एरिया के अंदर क्या है, पूरे वर्ल्ड का जो मतलब ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 30% के आसपास होता है, यानी ज़्यादातर क्या होता है, यही होता है। तो इसलिए मतलब सऊदी अरबिया और इराक, जिसमें मेनली 2 ही कंट्रीज आते हैं, तो ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। तो इनको भी क्या है, काफ़ी कंट्री प्रेशर में लाने की, रसिया के द्वारा, अमेरिका के द्वारा काफ़ी प्रेशर में लाने की कोशिश की है। आपने देखा है इराक के ऊपर, सऊदी अरबिया के ऊपर हमेशा से अमेरिका क्या प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। ईरान के ऊपर क्यों करता है, क्योंकि वो ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर क्या है, अपना वर्चस्व चाहता है। फर्स्ट गोल्फ वार और सेकंड गोल्फ वार भी इसी एवेज में होता है। तो ये आपका चैप्टर क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर को कंप्लीटली किए, किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।